हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। कल आप लोगों ने मकर संक्रांति का पर्व मनाया होगा और आज आपकी जो क्लास है, खिलजी वंश समाप्त होने के पश्चात जो आने वाला वंश है उसके बारे में हम बात करेंगे। वो कौन सा वंश है बेटा? वो वंश है तुगलक वंश। ये वही तुगलक, दिल्ली सल्तनत में वही तुगलक वंश है जो सबसे ज्यादा समय तक शासन करेगा। इसमें प्रमुख शासक हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन शाह। ये चार प्रमुख शासक हैं जो सबसे ज्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करेंगे। इनके बारे में अलग अलग जानकारियां लेंगे। आज हम फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे। कल की क्लास में फिरोज तुगलक और महमूद शाह के बारे में हम बात करेंगे। तो कैसे खिलजी वंश से तुगलक वंश की तरफ हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक है खुसरो खां, उसको मारकर, उसकी हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना करते हैं गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद तुगलक वंश आगे बढ़ता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि पूरे दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा शासक है जो सबसे शिक्षित शासक है। अगर प्रश्न ये आता है आपके एग्जामिनेशन में कि दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक कौन है, तो दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक की बात अगर आएगी तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसे एमबीटी की भी संज्ञा दी जाती है। शॉर्ट में उसे हम एमबीटी भी कह सकते हैं। लेकिन शिक्षित तो था, लेकिन शिक्षित मूर्ख की भी संज्ञा इसको दी जाएगी। और किन कारणों से संज्ञा दी जाएगी, जब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तब बात करेंगे कि किन कारणों से मोहम्मद बिन तुगलक को शिक्षित मूर्ख कहा जाएगा। सबसे ज्यादा शिक्षित है लेकिन फिर भी मूर्ख है, क्यों कहा जाएगा, इसकी जानकारी अभी जब हम पढ़ेंगे आगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो बात करेंगे। तो तुगलक वंश एक महत्वपूर्ण वंश है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वंश काफी महत्वपूर्ण है, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। चलिए समय नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश। जो तुगलक वंश है बेटा, वो सबसे पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, चलिए तुगलक वंश की बात हो रही है और तुगलक वंश का जो शासन काल है बेटा वो है 1320 से कब तक बेटा? 1414 तक, लगभग 90 वर्ष तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर लगभग 90 वर्ष तक शासन किया। अर्थात अगर यूं कहें कि दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है, तो वो वंश है बेटा तुगलक वंश। कितने साल? लगभग 90 साल। ठीक है, बात करें कि जो इसके संस्थापक हैं वो कौन है बेटा? गयासुद्दीन तुगलक। तो पहला प्रश्न कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक। याद रखना, महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक है, लेकिन अगर स्थापना की बात आएगी तो बेटा कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की। और ये क्या है? दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक वंश है और सबसे ज्यादा समय, क्या बेटा इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला क्या है? ये वंश है तुगलक वंश। इसलिए बताया तुगलक वंश 90 वर्ष तक लगभग शासन किया था और ये सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश है। और इसके समय में, इस तुगलक वंश में क्या हुआ? प्रशासन मजबूत हुआ, वास्तुकला और संरचना में भी क्या हुई? कई सुधार देखने को आपको आगे मिलेंगे। दिल्ली सल्तनत में वास्तुकला में और संरचना और प्रशासन में सुधार आपको तुगलक वंश में अन्य की अपेक्षा ज्यादा देखने को आपको मिलेंगे। यहां तक क्लियर है? अगर हम बात करें तुगलक वंश के प्रमुख शासकों की, जैसा कि मैंने बताया, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक,
फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन महमूद शाह। ये 4 शासक हैं तुगलक वंश के जो महत्वपूर्ण हैं, और इनमें क्रम पूछ सकता है कि कौन किसके बाद आया। तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, देन मोहम्मद बिन तुगलक, देन फिरोज तुगलक, उसके पश्चात है नसरुद्दीन शाह महमूद शाह जो है चौथे शासक के रूप में आपको तुगलक वंश में देखने को मिलेंगे। इसमें भी अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा समय तक शासन किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। तुगलक वंश में सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक ने किया। ठीक है, इन चारों में फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। फिर हम बात कर रहे हैं बेटा, आप बात करेंगे हम ये पहले शासक जो प्रमुख शासक है जो स्थापना किया है उसका नाम क्या है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक, और 5 सितंबर 1320 ईस्वी 5 सितंबर 1320 एडी में किसको मारता है, खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां को क्या करता है, पराजित करता है, और 8 सितंबर 1320 एडी को क्या बैठता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। ये फैक्ट पूछा गया है डेट वाइज, इसलिए इसको भी याद रखिएगा, किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि आखिरकार फिरोज शाह गयासुद्दीन तुगलक ने किसकी, खुसरो खां की हत्या कब की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने 5 सितंबर 1320 एडी में खुसरो शाह के मृत्यु के पश्चात 8 सितंबर 1320 एडी में क्या बैठता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है। अगर इसके परिचय में माता पिता की बात करें तो इसकी माता जो है हिंदू जाट थी, जबकि पिता इसके जो है बेटा वो कौन है, इनके जो पिता है करौना तुर्क हैं, और ये क्या है, बलबन के दास हैं, और माता क्या है, जाट हिंदू हैं। एक तरफ माता हिंदू पिता मुस्लिम, उसका पुत्र कौन, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और इसने एक उपाधि धारण की गाजी मलिक। प्रश्न पूछता है गाजी मलिक की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है, तो गाजी मलिक की उपाधि धारण करने वाला प्रमुख शासक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो गाजी की उपाधि धारण की इसने। जब वो तुगलक वंश का संस्थापक बनता है, तुगलक वंश की स्थापना करता है, उसके पहले भी वो था, अलाउद्दीन के समय भी था। तो क्या था, वो अलाउद्दीन के समय में दीपालपुर का क्या है बेटा, वो राज्यपाल है। अलाउद्दीन के समय में दीपालपुर का क्या है, राज्यपाल है गयासुद्दीन तुगलक, और बाद में तुगलक वंश की स्थापना करता है। ठीक है बेटा, अगर प्रमुख कार्यों की बात करें तो प्रमुख कार्यों में बात करेंगे अमीरों की भूमि की पुनः वापसी। जो मंत्री वर्ग थे, जो अधिकारी वर्ग थे, अलाउद्दीन के समय सभी की संपत्ति को जब्त कर लिया गया था, लेकिन इसने क्या किया, अमीरों की भूमि को क्या किया, पुनः वापस कर दिया। क्या किया, पुनः वापसी कर दी इन अमीरों की भूमि को, और साथ ही साथ दिल्ली के तुगलकाबाद में तुगलकाबाद नगर की स्थापना की, और 56 कोट दुर्ग का भी निर्माण कराया। तो तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, तुगलकाबाद शहर की स्थापना दिल्ली में किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। 56 दुर्ग कोट का निर्माण किसने कराया था, 56 दुर्ग कोट का भी निर्माण किसने कराया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। 56 कोट दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ, तो वो शैली है बेटा रोमन शैली में इसका निर्माण हुआ। इसने सिंचाई हेतु नहरों कुओं का भी निर्माण कराया, साथ ही साथ इसके समय में डाक व्यवस्था भी प्रारंभ हुई। तो डाक व्यवस्था तुगलक वंश के किस शासक में, तो वो है गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई हेतु कुओं, नहरों और तालाबों का निर्माण कौन कर रहा है बेटा, ये कर रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक। और इसी के समय में जो अनावश्यक धन है उसकी भी क्या की जाएगी बेटा, वापसी कर दी जाएगी, जिसके कारण निजामुद्दीन औलिया से क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया, और अनावश्यक धन की वापसी की वजह से इनका क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। किससे, गयासुद्दीन तुगलक से। ठीक है, यहां तक क्लियर हो बेटा। चलिए, सैन्य कार्य भी महत्वपूर्ण था इसके समय का। ये वही शासक है
जिसने भारत से मंगोलों को भगाने का कार्य किया। मंगोल आक्रमण हुआ था इसी के समय में, और उत्तर भारत से मंगोलों को भगाने का कारण किसको दिया जाता है उपाधि? ये किसको होता है? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा मंगोलों को भगाया जाता है। भगाने के बाद एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम है मलिक उल गाजी की उपाधि धारण करता है। मंगोलों को भगाने के पश्चात मलिक उल गाजी की उपाधि गयासुद्दीन तुगलक धारण करता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछेगा मलिक उल गाजी की उपाधि धारण कब करता है? मंगोलों के आक्रमण को भगाने के बाद मलिक उल गाजी की उपाधि धारण करता है, और साथ ही साथ सैन्य कार्य में काम करता है। मैंने पहले बता चुका हूं, खुसरो शाह से दिल्ली को छीनता है और एक अपना नाम और रखता है गाजी बेग तुगलक, और गाजी तुगलक के नाम से भी प्रश्न पूछा गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक, निम्न में से किस शासक को कहा जाता है? तो गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक गयासुद्दीन तुगलक को जानते हैं। ठीक है, अगर राजस्व नीतियों की बात करें, राजस्व प्रशासन की बात करें, तो इसने अपने शासनकाल में क्या किया? जो भूमि कर उपज का जो 1/5 था पहले, वो क्या कर दिया बेटा? राजस्व क्या कर दिया? उपज का 1/3 कर दिया, अर्थात उपज का 1/5 से 1/3 कर दिया। मतलब कर क्या कर दिया? कर बढ़ा दिया। पहले 1/5 देना पड़ता था, अब क्या हुआ? 1/3 देना पड़ रहा है। एक काम किया। दूसरा, नस्ल और बटाई प्रथा का प्रचलन जो है किसने शुरू किया? प्रश्न आता है कि नस्ल और बटाई प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया? तो वो शुरू करने वाला जो शासक है वो कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और एक चीज और किया, यदि अकाल पड़ता है, यदि अकाल पड़ जाए तो उस समय कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, कर की वसूली जीरो कर दी, खत्म कर दी। भूमि कर को क्या कर दिया? माफ कर दिया। बेटा समझ में आ रहा है? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। अब प्रश्न पूछता है कि गयासुद्दीन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? वैसे मैंने बताया 1320 से 25 तक जो है कौन रहता है? गयासुद्दीन तुगलक, अर्थात 1325 में इसकी मृत्यु होगी। तो 1325 एडी में इसकी मृत्यु होती है। कहां होती है? तो इसका जो पुत्र है, इसका नाम है बेटा जूना खां। नाम क्या है? जूना खां। जूना खां के द्वारा एक लकड़ी का महल बनाया जाता है और उसी महल में रहता है। और महल के टूटने के कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब? 1325 एडी में, और इसका मकबरा बनाया जाता है दिल्ली में। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहां स्थित है? तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जूना खां के द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल के गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। यहीं पे इसकी कहानी समाप्त होती है गयासुद्दीन तुगलक की। जो प्रमुख कार्य किए इसने अपने शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था नहरों का निर्माण। ठीक है, नहरों का निर्माण। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था मंगोलों को भारत से भगाया। मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण कार्य गयासुद्दीन तुगलक के। अब आते हैं कि जो तुगलक वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है बेटा? वो है मोहम्मद बिन तुगलक, इसे MBT भी कहते हैं। और 1325 से 1351 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत में क्या रहेंगे? शासक बने रहेंगे और सुल्तान की पदवी धारण करेंगे। 1325 ईस्वी में क्या होता है? शासक बनता है पिता गयासुद्दीन, मतलब तो मोहम्मद बिन तुगलक के या MBT के पिता कौन? गयासुद्दीन तुगलक। जैसे ही पिता मरते हैं तत्पश्चात जो है इसका बनता है? शासक बनता है, और उलूग खां और जूना खां की उपाधि भी धारण करता है। इसके अन्य नाम जो है, पहले इसको जूना खां के नाम से जाना जाता है, बाद में अपना नाम बदल के कहता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में एक चीज और महत्वपूर्ण है कि पूरे दिल्ली सल्तनत का इंपॉर्टेंट है
दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक की जब बात आएगी बेटा तो मोहम्मद बिन तुगलक को हम याद करेंगे। सबसे शिक्षित शासक कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। परंतु शिक्षित भी है लेकिन अशिक्षित भी हो जाएगा। कुछ ऐसे कार्य करेगा अपने शासनकाल में कि उसे मूर्ख की भी संज्ञा दी जाएगी। तो अपने शासनकाल में 5 ऐसे निर्णय लेगा जिसके विफल होने पर इसे क्या कहेंगे? स्वप्नशील, रक्त पिपासु, मूर्ख, बुद्धिमान सुल्तान। प्रश्न, रक्त पिपासु की संज्ञा निम्न में से किस शासक को दी जाती है? तो रक्त पिपासु की संज्ञा जो शासक है वह है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। स्वप्नशील की संज्ञा किसे दी जाती है? मोहम्मद बिन तुगलक को दी जाती है। और लास्ट जो है मूर्ख, बुद्धिमान सुल्तान, मूर्ख भी है और बुद्धिमान सुल्तान है, वो कौन है बेटा? वो है मोहम्मद बिन तुगलक। 3 प्रश्न यहां से सीधे सीधे बन रहे हैं। रक्त पिपासु, ऐसे ही प्रश्न कठिन बनाने के लिए ऐसे प्रश्न बनते हैं। रक्त पिपासु की संज्ञा निम्न में से किस शासक को दी जाती है? तो रक्त पिपासु की संज्ञा मोहम्मद बिन तुगलक। और मूर्ख, विद्वान शासक कौन है या सुल्तान कौन है? वो है बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, समझ में आया? तो 5 विफलताएं कौन कौन सी हैं? तो पहली विफलता है बेटा, दोआब क्षेत्र में क्या करता है? कर वृद्धि कर देता है। दोआब क्षेत्र, दोआब मतलब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा यमुना के बीच का, दूसरा क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। दोआब क्षेत्र में कर को क्या कर दिया? 50% तक वृद्धि कर दी। क्या कर दिया? 50% वृद्धि कर दिया। अगर किसी के शासनकाल में प्रजा के समक्ष कर को बढ़ा दिया जाएगा तो प्रजा क्या हो जाएगी? दुखित हो जाएगी, आपके शासनकाल पे संदेह करने लगेगी। अब जैसे ही कर बढ़ाता है तो क्या हो जाता है? उस क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? अकाल पड़ जाता है। अगर किसी के शासनकाल में बेटा अकाल जैसी घटना आ जा रही है तो उसका शासनकाल विफल हो गया। तो सबसे बड़ा गलत काम इसने किया कि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया, वो भी कितना? 5% का नहीं, सीधे 50% की वृद्धि की, जिसके कारण उस क्षेत्र में अकाल इसलिए क्या हो गया? विफल हो गया। दूसरा जो विफलता का कार्य करता है, अपनी राजधानी जो है बेटा, एक तो दिल्ली में है, तो अब क्या सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा शासक बन गया हूं, अब मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ अपने शासन का विस्तार करूं। तो क्या करते हैं? दक्षिण की तरफ विस्तार करने की नीति अपनाते हैं और क्या करते हैं? दिल्ली की जगह अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित कर देते हैं। दिल्ली की जगह दौलताबाद, और दौलताबाद बनाते हैं शहर, देवगिरी का नाम बदल देते हैं। जो साउथ में देवगिरी था उसका नाम दौलताबाद करते हैं और उसको क्या बनते हैं? राजधानी बनाते हैं। लेकिन यहां भी वो क्या होते हैं बेटा? वो विफल हो जाते हैं। तत्पश्चात 14 वर्ष के पश्चात इनको लगता है कि हमारा शासन यहां नहीं चल पाएगा, फिर क्या करते हैं? बैक लौट जाते हैं, पुनः वापसी होती है 14 वर्ष के बाद। कहां? दिल्ली में। तो दूसरी विफलता इनकी ये हुई। तीसरी जो विफलता होगी वो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। जैसे सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? आजकल हम लोग टोकन मनी सांकेतिक मुद्रा के रूप में पैसा, कागज की मुद्रा, सिल्वर क्या कहते हैं, क्वाइन यूज करते हैं। तो जो पहले मुद्रा चलती थी उस समय चांदी की मुद्रा चलती थी, लेकिन चांदी की उपलब्धता वहां पे कम हो गई। तो इन्होंने क्या किया? कांसे या तांबे की सिक्के के टकसाल बनाना शुरू कर दिए। खुद ही उसका लोग उसका क्या करने लगे? निर्माण करने लगे उस मुद्राओं का। उससे क्या हुआ? पैसे का फ्लो बढ़ा, पैसा अच्छा आया। लेकिन आपने इकोनॉमिक्स में जानते होंगे, जब मुद्रा का प्रवाह आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो क्या होता है बेटा? इन्फ्लेशन जैसी घटना, या मुद्रास्फीति कहते हैं इसको, मुद्रास्फीति क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यही हुआ जब चांदी की जगह पे इन्होंने कांसे या तांबे के सिक्कों का प्रयोग करने लगे या छापने लगे, खुद बनाने लगे, टकसाल बनाने लगे, तैसे ही वहां पे क्या हुआ? मुद्रास्फीति, आज के समय मुद्रास्फीति, उस समय दिक्कत होने लगी। और ये तीसरी विफलता थी इनकी। फरिश्ता ने कहा कांसे की मुद्रा, जबकि बरनी के द्वारा इसे क्या कहा गया? तांबे के सिक्के कहे गए। तो सांकेतिक मुद्रा चलाने के कारण भी विफलता इनको मिली। और यहां तक कि एडवर्ड थॉमस ने यह भी कह दिया MBT को प्रिंस ऑफ मनियर्स का भी संज्ञा दी।
ठीक है, एडवर्ड थॉमस ने इसे प्रिंस ऑफ मनीयर्स भी कहने लगा। ठीक है, तो ये तीसरी विफलता थी इनकी। जो चौथी विफलता थी, इन्होंने क्या किया, हिमालय के क्षेत्र में, कराची वाले क्षेत्र में अभियान छेड़ दिया, वहां भी पराजित हुए। फिर पांचवी विफलता, खुरासान अभियान, कहां, मध्य एशिया में। तो इन 5 विफलताओं के कारण इन्हें रक्त पिपासु या मूर्ख बुद्धिमान सुल्तान की संज्ञा दी गई। ठीक है, अब पांचों जो विफलताएं हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है, जान लिए। चलिए अब आते हैं, ऐसा ही नहीं कि विफल ही हुआ, इसने इसी के समय में कृषि में सुधार होगा, तो क्या होगा, कृषि सुधार का भी कार्य कर रहा है और अपने ही राज्य में दीवाने कोही नामक विभाग स्थापना, कृषि के सुधार के लिए दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना करेगा और जिसका प्रमुख जो होगा अमीर ए कोही होगा। इसका प्रमुख कौन होगा, अमीर ए कोही। तो दीवाने कोही की स्थापना जो है किसने की थी, विभाग का निर्माण किसने की थी, दीवाने कोही विभाग का जो स्थापना है वो किसने किया था, एमबीटी ने किया था, मुहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और उसका जो प्रमुख है वो कौन है, अमीर ए कोही। क्लियर हुआ बेटा। इसने फसल चक्र प्रणाली, एक के बाद दूसरा फसल, दूसरे के बाद तीसरा फसल, जो फसल का चक्र होता है उसकी शुरुआत किसने की थी, तो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति है मुहम्मद बिन तुगलक। तो मुहम्मद बिन तुगलक ने फसल चक्र प्रणाली का प्रारंभ किया था और साथ ही साथ अकाल संहिता बनाया और तकावी सोंधर। तकावी सोंधर क्या है बेटा, एक प्रकार का ऋण है, एक क्रेडिट है। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, कोई भी उपयोग करते हैं, यहाँ पैसा नहीं होता है तो हम क्रेडिट कार्ड से उपयोग कर लेते हैं। उसी समय में जो क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा थी जिसका नाम था तकावी सोंधर ऋण कहते थे इसको, वो काम किया इसने। और इसी के समय में दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह होंगे। सबसे पहला विद्रोह दिल्ली दक्षिण क्षेत्र में 1336 में एडी में करेगा। शासक वहां होंगे हरिहर और बुक्का, जिनसे इनका विद्रोह होगा और पराजित होने के बाद वहां पे हरिहर बुक्का क्या करेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देंगे। पहली विफलता इनकी यहां हुई विद्रोह करने के बाद। 1347 में दूसरा विद्रोह करते हैं, किसके साथ, हसन गंगू, और वहां पे क्या करेंगे, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। जबकि 1351 ईस्वी में सिंध के थट्टा वाले क्षेत्र में, सिंध के थट्टा क्षेत्र में यह अभियान छेड़ेंगे और यहां पे इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। 1351 में थट्टा सिंध में जब अभियान छेड़ेंगे तब इनकी वहीं पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन 1336 एडी में हरिहर बुक्का इनको हराते हैं और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। 1347 ईस्वी में हसन गंगू से पराजित होने के बाद वहां पे बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। तो सबसे ज्यादा विद्रोह किसके शासनकाल में होगा, तुगलक वंश में, वो होगा मुहम्मद बिन तुगलक में। आगे जब पढ़ेंगे, जब दिल्ली सल्तनत खत्म होगा तो हम विजयनगर साम्राज्य की थोड़ी बात करेंगे, हम बहमनी साम्राज्य की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। समझ में आया बेटा। तो सर्वाधिक विद्रोह 1333 एडी में, 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री कौन आता है बेटा, इब्न बतूता। प्रश्न आया है कई बार कि अब इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया है, तो इब्न बतूता मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया है। वो क्या है, वो कहां का रहने वाला है, अफ्रीकी यात्री है। अफ्रीकी क्या है, यात्री है। और इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है रेहला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो रेहला पुस्तक की किसके द्वारा लिखी गई, इब्न बतूता के। या इब्न बतूता के बारे में जानकारी हमें कहां मिलती है, रेहला नामक पुस्तक में। ठीक है, और इतना खुश हो जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक उस अफ्रीकी यात्री से, क्या कर लेते हैं, उसको अपना काजी नियुक्त कर लेते हैं। 1342 ईस्वी में उसे काजी बनाते हैं। काजी का मतलब होता है न्याय का प्रमुख, न्याय प्रमुख। ठीक है, 1333 में इनके दरबार में आता है और 1342 में इतना खुश हो जाते हैं उससे मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से, उसे अपना काजी नियुक्त कर लेते हैं, अर्थात न्याय विभाग का प्रमुख अपने इब्न बतूता को नियुक्त करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जैन साधु जिन प्रभु सूरी, अपने धर्म नहीं, जैन साधु जिन प्रभु सूरी को भी ये सम्मान देते हैं।
और बदायूनी ने ये कह दिया, एक ऐसा शासक है जो लोगों पे जुर्म कर रहा है, तो लोग जब ये मर जाएगा तो एक कथन आ जाता है बदायूनी का, अंततः लोगों को उससे मुक्ति हुई और उसकी लोगों से मुक्ति हुई। एक कथन किसने कहा था? बदायूनी ने। किसके लिए कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। क्या कहा था? अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली। एक कथन बदायूनी के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा जाता है। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसे जनता को उससे मुक्ति मिल गई। ये बदायूनी का कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे कहा गया था। शेख अलाउद्दीन का शिष्य था मोहम्मद बिन तुगलक। किसका शिष्य है? शेख अलाउद्दीन का शिष्य है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे? अजमेर में। सलार मसूद गाजी का मकबरा बहराइच में भी ये क्या गया था। ठीक है, किन किन दरगाह पर? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो कि अजमेर में है, सलार मसूद गाजी के मकबरा जो कि बहराइच में है, वहां पर भी एक गया हुआ था। कौन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। साथ ही साथ मीरन मुल्लिहीम बदायूं, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, शेख रुकनुद्दीन मुल्तान, शेख मुल्तान अजूधन, जो कि ये 4 लोगों का कब्र है, सूफी संत हैं। इन चारों लोगों के कब्र पर मकबरे का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न पूछता है, औलिया शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहां है? इनका मकबरा जो बेटा कहां है? दिल्ली में है। कई बार पीसीएस के एग्जाम में भी पूछ चुका है ये। ठीक है बेटा, तो यहां तक आप कर लेंगे। और इसके इन्होंने एक स्वर्ण सिक्का चलाया जिसका दिनार नाम है। इब्न बतूता ने बताया कि मोहम्मद जो रहलक पुस्तक उसमें लिखा गया है कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिनार नामक सिक्के का भी प्रचलन किया गया। तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। कल की कक्षा में हम लोग फिरोज शाह तुगलक और नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी फैक्ट यहां पे बताए गए, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको दिए गए, वो तुगलक वंश से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको स्किप मत करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यहां पर आपको लिखे गए हैं। इसको कई बार पढ़ने की कोशिश करिए और डिसिप्लिन माध्यम एक निरंतरता बनाए रखिए अपने जीवन में, ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। जो लोग नए हैं आज की क्लास में, वो पुराने वीडियो मध्यकालीन भारत का जो स्टार्टिंग है वहां से देखिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है और लगता है कि लोगों तक इसको पहुंचाना चाहिए तो इसे शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।